स्वागतम, शुभ स्वागत। नमस्कार। दशहरे के इस शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित सभी मान्यवर दर्शकों का मैं हृदयपूर्वक अंतःकरण से हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने जब केसरी और मराठा की शुरुआत की थी, तब पत्रकारिता एक मिशन थी। उस समय राष्ट्र निर्माण को लेकर जो कार्य चल रहे थे, उन्हें एक माध्यम देना था। इसे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी, जिसमें स्वर्णिम राष्ट्र का निर्माण करने का सपना देखा गया। लेकिन वर्तमान पत्रकारिता इस मिशन से हटकर व्यावसायिक हो गई है। इस व्यावसायिकता की दौर में हम पत्रकारिता के इस मिशन को पुनर्जीवित करना चाहते हैं और इसीलिए हमने डिजिटल मीडिया का माध्यम चुना है, जिसका नाम है हिंदुस्तान पोस्ट। नजरिया नया, जरिया नया। दर्शकों, हिंदुस्तान पोस्ट ब्रेकिंग तथा चटखारी खबरों का माध्यम नहीं है। यह एक आवाज है, एक विचार है और एक मिशन है। यह आवाज है उन लोगों की जिनकी आवाजें दबा दी जाती है। यह विचार है उन मस्तिष्कों का जिनसे मानव सभ्यता का भला हो सकता है। यह मिशन है उस राष्ट्र रक्षण का जिसके लिए उसके सपूत सीमा पर लड़ते लड़ते दुश्मन को धराशायी करते हुए वीर गती को प्राप्त हो जाते हैं। सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे जरी हिंदुस्तान पोस्ट हे डिजिटल चॅनल राष्ट्रभाषा हिंदीमध्ये असलं तरी मायबोली मराठीत सुद्धा हे माध्यम आपण पाहू शकता आणि वाचू शकता। दर्शकों, हम ना तो अंधी दौड़ का हिस्सा बनने आए हैं और ना ही आधुनिकता का इस दौर में कुछ भी परोसने के लिए आए हैं। हम आए हैं एक सांस्कृतिक, वैचारिक, सहायक और सुरक्षा के माध्यम बनकर। तो अब सवाल यह उठता है कि डिजिटल मीडिया ही क्यों? आज देश की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा मोबाइल को अपना चुका है। उसके हाथ में मोबाइल है और वो हर पल किसी ना किसी रूप से ज्ञान और संवाद ग्रहण कर रहा है। कोई व्हाट्सएप पर है तो कोई फेसबुक, टेलीग्राम या यूट्यूब पर। सबकी पहुंच किसी ना किसी सोशल मीडिया के माध्यम में है। इसीलिए डिजिटल मीडिया एक उपयुक्त जरिया है लोगों तक पहुंचने का और लोगों की आवाज, विचार और कार्य को दुनिया तक पहुंचाने का। हिंदुस्तान पोस्ट को आप पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं और ट्वीट्स के जरिए उन पर दी गई जानकारियों को जांच भी सकते हैं। इसीलिए हिंदुस्तान पोस्ट डिजिटल है। हमारे दायरे में समाज के वो रत्न हैं जिनसे देश और दुनिया बहुत कुछ ग्रहण कर सकती है। डिजिटल मीडिया एक बेहतर माध्यम है शहर, गांव, देश और दुनिया तक पहुंचने का। तो अब अधिक प्रतीक्षा न करते हुए हम आज के अपने मुख्य अतिथि सम्माननीय श्री अनिल काकोडकर जी के पास चलते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, श्री अनिल काकोडकर जी वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक है। हमारे देश के प्रति उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। श्री काकोडकर जी भारतीय परमाणु भौतिक विज्ञान एवं यांत्रिक अभियंता है। नवंबर 2009 तक भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष तथा भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के रूप में उन्होंने अपना कार्य किया है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वो निर्देशक भी रहे हैं। उनके इस उल्लेखनीय कार्य के लिए श्री अनिल काकोडकर जी को भारत सरकार ने पद्मश्री, पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण सम्मान से
सम्मानित भी किया है। श्री काकोडकर जी ने न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जरूरी माध्यम थोरियम के क्षेत्र में भारत को सेल्फ रिलायंट बनाने में अपना अहम योगदान दिया है। मैं हिंदुस्तान पोस्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म के अनावरण के लिए हम सभी के लिए परम सम्माननीय श्री अनिल काकोडकर जी को आमंत्रित करता हूं। ये हिंदुस्तान है, ये मेरा जहान है, ये मेरी जुबान है, ये मेरा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान पोस्ट। आज स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी के राष्ट्रीय स्मारक के उपलक्ष्य में ये हिंदुस्तान पोस्ट डिजिटल मीडिया का अनावरण करते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं। और आप सभी लोगों ने मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का जो अवसर दिया, उसके लिए मैं आप सभी का आभार भी अभी से प्रदर्शित करना चाहता हूं। पत्रकारिता ये आजकल बड़ा चर्चा का विषय है और वैसे तो सभी क्षेत्रों में एक बाजारू वृत्ति छाई हुई दिखती है। पत्रकारिता का क्षेत्र, उसमें कोई अपवाद नहीं है। और ऐसे माहौल में, ऐसी परिस्थिति में ये हिंदुस्तान पोस्ट का लॉन्च मुझे अधिक महत्वपूर्ण महसूस होता है। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान पोस्ट अपनी एक स्वतंत्र पत्रकारिता की एक छवि बनाएगा और वो पूरे भारतवर्ष पर या पूरी दुनिया भर वो छवि छाई रहेगी। मेरे विचार में इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात एक पत्रकारिता की जो स्वायत्तता है, उसको बनाए रखना ये है। आजकल की दुनिया में हर एक चीज जो महत्वपूर्ण बनते जाती है, वो धीरे धीरे बिकाऊ भी बनते जाती है और एक बार उसकी खरीद हो गई कि स्वायत्तता समाप्त हो जाती है। यह भी सही है कि आज की इस दुनिया में आपको अगर टिकाऊ रखना है तो उसमें धन की आवश्यकता तो जरूर होती है, मगर अगर अपनी स्वायत्तता के बल पर और अपनी उत्कृष्टता के बल पर, एक्सेलेंस के जरिए आपका अगर समाज मानस पर अच्छा प्रभाव पड़ा हो, तो मेरे ख्याल में धन की कोई कमी नहीं हो सकती अपनी स्वायत्तता को अबाधित रखते हुए भी। और मैं आशा करता हूं कि हिंदुस्तान पोस्ट इस दृष्टि में अपने आप में एक बड़ा माध्यम साबित करेगा। चूंकि ये डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मेरे विचार में ये करना अधिक संभव है। सहज तो कोई भी बात नहीं होती, मगर उसी में ये विभिन्न जो पर्याय हैं, उसमें डिजिटल मीडिया का पर्याय ये काम को अधिक से अधिक सुलभ बना सकता है, ऐसा मैं मानता हूं। और इसी विचार से ये उपक्रम दिन ब दिन अधिकाधिक उपयुक्त सिद्ध होगा और एक
जिसे कहते हैं समाज के लिए मेंटर के रूप से आगे बढ़ेगा। आप सभी को इस उपक्रम की शुरुआत के लिए और इसको आगे बढ़ाने की मंशा रखने के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं और आने वाले वर्षों में आपकी सफलता के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। आप सभी को एक बार फिर मेरा नमस्कार और शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद काकोडकर जी। आपके शुभस्सों से हिंदुस्तान पोस्ट का अनावरण इसके उद्देश्यों को एक शक्ति देगा। जिस मिशन को लेकर हम चले हैं उसे इससे बल मिलेगा। एक बार फिर आपका हृदयपूर्वक अंतःकरण से आभार। अब हिंदुस्तान पोस्ट का अनावरण हो चुका है, तो अब मैं इसके मुख्य संपादक सम्माननीय श्री रंजीत सावरकर जी को अपना मनोगत व्यक्त करने के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद शार्दुल। आज सम्माननीय श्री अनिल काकोडकर जी के हस्ते हिंदुस्तान पोस्ट का विमोचन हुआ। ये अत्यंत यथार्थ बात है, क्योंकि वो अनिल जी स्वयं एक शास्त्रज्ञ है और शास्त्रज्ञ का काम होता है सत्य की खोज करना, तथ्य की खोज करना। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान पोस्ट का भी यही काम है, सत्य की खोज करना और तथ्य की खोज करना। अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अमूल्य समय दिया, हमें मार्गदर्शन किया। हिंदुस्तान पोस्ट कल्पना से आज तक इसमें करीबन 3-4 साल हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं और 4 साल के अंत में, क्योंकि इसमें कई बाधाएं आई, हमारा एक ये था कि हिंदुस्तान पोस्ट हम डिजिटल माध्यम में भी करें और प्रिंट माध्यम में भी करें, क्योंकि भारत के आज के जो कानूनी प्राविधान है तो उसमें अगर आपको एक न्यूज़ मीडिया करके काम करना है, वृत्त संस्था करके काम करना है, तो आपको RNI रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, एक नाम रजिस्टर करना है। उस प्रक्रिया में काफ़ी ये गए। मेरे सहकारी स्वप्निल सावरकर एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और हिंदुस्तान पोस्ट के वो संपादक हैं। उनका इसमें शुरुआती से काफ़ी योगदान रहा और मेरे बाकी सहकारी मंजरी मराठे, राजेंद्र वराडकर और स्वतंत्रवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के अध्यक्ष श्री अरुण जोशी और सभी सहकारियों ने इस काम में हमें सहयोग दिया और इसलिए हम आज यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ आज मैं खड़ा हूँ, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि मेरे दादाजी क्रांतिवीर डॉक्टर नारायणराव सावरकर और मेरे पिताजी कैलाशवासी विक्रम नारायण सावरकर ये दोनों पत्रकार थे। 1927 में जब स्वतंत्रवीर सावरकर रत्नागिरी में बंद थे, स्थलबद्ध थे, तब मेरे दादाजी डॉक्टर नारायणराव सावरकर ने एक मराठी में अखबार शुरू किया, उसका नाम था श्रद्धानंद। वो अखबार जल्दी ही मराठी का एक बड़ा अखबार बन गया और जैसे सबको मालूम है कि डॉक्टर नारायणराव एक क्रांतिकारी थे, मगर समय के अनुसार उन्होंने बंदूक तो चलाई, मगर उसके बाद एक अपने पेन का, लेखनी का उपयोग एक शस्त्र के समान किया और 3 साल तक वो अखबार चलता रहा। ब्रिटिशों ने कई दबाव डाले, आर्थिक परिस्थिति भी विपदाएं काफ़ी थी, उन्हें अपना घरदार भी बेचना पड़ा, मगर 3 साल अखबार चलने के बाद जब ब्रिटिश सरकार को ये हुआ कि ये लोग तथ्य नहीं दबाएंगे और इनकी जो समाज प्रबोधन की मुहिम है या ब्रिटिश सरकार का जो विरोध है वो चलता रहेगा, तो प्रेस एक्ट के तहत सरकार ने इस अखबार को बंद कर दिया। उसके बाद मेरे पिताजी श्री विक्रम सावरकर, इन्होंने प्रज्वलन नाम का एक साप्ताहिक 25 साल से ज़्यादा चलाया, समान परिस्थितियों में, क्योंकि पैसा तो था नहीं और जब सरकार के विरुद्ध आप लिखोगे तो आपको विज्ञापन नहीं मिलते, मगर विज्ञापनों के लिए, पैसों के लिए उन्होंने कभी ईमान बेचा नहीं 25 साल से ज़्यादा तक। और मुझे पता है कि आर्थिक तंगी इतनी थी घर में कि भी मैंने कभी नए कपड़े नहीं खरीदे, मेरे भाई के कपड़े ऑल्टर किए हुए ही मैं पहनता था, फिर भी मेरे पिताजी ने अपने ये लड़ाई जारी रखी और 25 साल से ज़्यादा तक, जब तक वो उनको स्वास्थ्य के लिए उन्हें ये बंद करना पड़ा। और तब से मुझे एक लग रहा था कि मैं भी कुछ करूं, मगर तब मेरी क्षमता नहीं थी। मगर आज मेरे जो सभी साथी हैं हिंदुस्तान पोस्ट के, उनके साथ ये अकेला तो मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि
बड़े घर में पैदा होने से आप में बड़े गुण नहीं आ जाते हैं, वो तो आपको, मगर एक मार्गदर्शन जरूर मिलता है। बचपन से मैंने सीखा हूँ लड़ाई कैसी करना, देखा हूँ मैंने, तो मुझे लगता है कि मैं उन्होंने जो काम किया उसका 1-2% भी काम करूँ तो भी वो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और आज मेरे साथियों के आधार पर मैं ये चैलेंज लेने के लिए आज तैयार हूँ। और इसीलिए जब मुझे ये गर्व है कि मैं एक मेरे पिताजी और मेरे दादाजी के मार्ग पर चल रहा हूँ, तो एक जिम्मेदारी भी आती है कि वो जिस प्रकार से लड़े, जिस प्रकार का दबाव का उन्होंने सामना किया, तो वो दायित्व आज मेरे ऊपर है और मेरे साथियों के ऊपर भी है। और मुझे लगता है कि हम इसके लिए तैयार हैं। जब भी शार्दुल जी ने कहा कि आज व्यावसायिकता, पत्रकारिता एक व्यावसायिक बन गई है, मुझे नहीं लगता व्यावसायिकता गलत है। हाँ, धंधेवाहिक बन गई तो गलत है। धंधा और व्यवसाय में काफ़ी फर्क है। व्यवसाय शब्द मराठी के लिए थोड़ा सा नया है, इसका अंग्रेजी प्रतिशब्द है प्रोफेशनल। प्रोफेशनलिज्म का मतलब होता है 100% कमिटमेंट, एंड देन उसके साथ आपको एक्सपर्टीज भी चाहिए। आज मेरे जो साथी है, जो पत्रकार है, वो अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट है, वो अपने अपने क्षेत्र के जानकार है और वो 100% कमिटेड है। एक दूसरा शब्दों में प्रोफेशनल के विरुद्ध अंग्रेजी में एमेच्योर। एमेच्योर का मतलब ये होता है कि जब आपको समय मिले, आपका मुख्य काम कोई और होगा, मगर नहीं, हमारा मुख्य काम पत्रकारिता है, हमारा मुख्य काम आपके पास खबरें पहुंचाना है। तो ये काम हम पूरी तरह से कर रहे हैं, इसलिए हम प्रोफेशनल है, मगर हम कमिटेड है, हम सत्य के प्रति कमिटेड है। और पत्रकारिता में सबसे बड़ी कमिटमेंट ये होती है कि हम कभी तथ्य छुपाएंगे नहीं, हम कभी भ्रम फैलाएंगे नहीं, हम अफवाहें फैलाएंगे नहीं, झूठी खबर नहीं देंगे और सत्य को सामने लाते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि मेरी टीम आज इस काम के लिए पूर्णतः कमिटेड है और ये इसके लिए भी मुझे गर्व है कि ऐसे लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ। पत्रकारिता एक हथियार है और हथियार तो आपको पता है उसका इस्तेमाल, अगर एक राइफल ले लो तो हमारे शूटर्स ओलंपिक में या इंटरनेशनल इसमें गोल्ड मेडल कमाते हैं। अगर वही राइफल एक सैनिक के हाथ में गई तो देश की रक्षा करता है, और वही राइफल यदि आतंकवादियों के हाथ में गई तो फिर वो समाज का विनाश करती है। पत्रकारिता कुछ ऐसा ही है। हिटलर का नाम तो सब जानते हैं। हिटलर के जो प्रचार मंत्री थे उनका नाम था गोबेल्स। वो एक चीज बार बार कहते थे कि वो कहते थे कि अगर आप किसी झूठ को बार बार कहते रहे तो समाज उसे सच मानता है। और इसी आधार पर एक गोबेल्स नीति का निर्माण हुआ। इसमें एक वाक्य में मैं कहूँ कि सत्य को दबाओ और झूठ को दोहराओ, इसी का नाम है गोबेल्स नीति। और आज आप देखें तो सभी तो नहीं, मगर एक बड़ा हिस्सा पत्रकारिता का आज इस गोबेल्स नीति के अंतर्गत काम कर रहा है और उनका मुख्य काम है। उनके पीछे देखो, जब कोई गलत काम होता है तो उसके पीछे फाइनेंसर भी खड़े होते हैं, क्योंकि हमारे देश के शत्रु भी ताकतवर है। हमारा देश एक बड़ा राष्ट्र है, उसके पीछे जो शत्रु राष्ट्र है वो इन्हें फाइनेंस कर रहे हैं। और इसके लिए ये गोबेल्स नीति का अवलंब करते हुए, जिसे आज का एक शब्द है नरेशन, तो एक गलत नरेशन आपके सामने पेश किया जा रहा है बार बार, और इसी को तोड़ने के लिए हमें काम करना है। अब ये बात गोबेल्स नीति का मैं तो खुलेआम से कहता हूँ कि कांग्रेस ने जब से वो सत्ता में आए तब से गोबेल्स नीति का अवलंब किया, और ये आज की बात नहीं है। मैं 1947 की बात कर रहा हूँ। 1947 में जब ये विभाजन के समय की बात है, जब हिंसा भड़क उठी थी और नेहरू सरकार नाकामयाब थी, इसके विरुद्ध कुछ करने में असक्षम थी, तो दिल्ली का एक वृत्तपत्र आज भी है, उसका नाम है हिंदुस्तान टाइम्स। तो हिंदुस्तान टाइम्स इसके विरुद्ध उसने काफ़ी आवाज़ उठाई, और लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत के आखिरी वाइसरॉय थे और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने गांधी जी से कहा कि भाई आप कुछ करो, ये हिंदुस्तान टाइम्स हमारे ऊपर काफ़ी ये कर रहा है, हमारे विरुद्ध दिख रहा है। तो गांधी जी ने कोई बात नहीं, मैं बात करूँगा, देवदास को बोल दूंगा और बिरला शेठ को भी बोल दूंगा। अब देवदास ठहरा गांधी का लड़का और बिरला शेठ ठहरे मालिक और एक उद्योगपति, दोनों मान गए। तब गांधी जी ने तो हिंदुस्तान टाइम्स की आवाज़ बंद की। आज गांधी जी नहीं रहे, मगर ऐसे कई गांधी आज है कि जो सत्य की आवाज़ दबाना चाहते हैं। मगर मैं आपको एक वचन देता हूँ कि हिंदुस्तान टाइम्स की आवाज़ गांधी जी ने दबाई, मगर आज कोई भी हिंदुस्तान पोस्ट की आवाज़ दबा नहीं पाएगा। हम सत्य को उजागर करते रहेंगे और जो भी झूठ है उसे हम बेनकाब करेंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से जिस वास्तु में हम खड़े हैं
हमें जो राष्ट्रवाद सिखाया गया वो वही है कि राष्ट्रहित में जो भी सच है उसे सामने लाओ और राष्ट्र के विरोधी जो भी झूठ है उसे बेनकाब करो। तो हम ये करते रहेंगे। इसके लिए देखो, राष्ट्रवाद एक मजाक बन गया, एक शब्द। आज मैं कई लोगों से बात करता हूँ तो बोलते देश ने क्या किया हमारे लिए, हम देश के लिए क्यों करें, हम चलो अमेरिका में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, अच्छी नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं। मगर आज की दुनिया की परिस्थिति देखी तो आपको कहीं पे भी रहना है तो एक मजबूत देश का होना आवश्यक है। और मैं तो समझता हूँ कम से कम अपने स्वार्थ के लिए राष्ट्रवादी बनो। अगर हमारा देश समर्थ बनेगा, हमारा देश सशक्त बनेगा, हमारा देश संपन्न बनेगा, तो हमारा जीवन खाली हमारा नहीं, हमारे बच्चों का, आने वाली पीढ़ियों का जीवन, इसके लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने कुटुंब के स्वार्थ के लिए राष्ट्रवादी बनो। और राष्ट्रवादी बनने का मतलब है आप जो भी क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में उत्तम काम करो। तो इसलिए हिंदुस्तान पोस्ट के लिए विषय की कोई सीमा नहीं है। खेलकूद से लेकर संरक्षण तक हर विषय, उसमें मनोरंजन भी आएगा, क्योंकि हर क्षेत्र में अगर हर हिंदुस्तानी अच्छा काम करेगा तो ये नेचुरल है कि हमारा देश समर्थ बनेगा। हमें एक बुराई है कि हम लोग किसी बचाने वाले की राह देखते हैं, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा मैं आऊँगा बार बार, और इसी ने हमारा नुकसान किया। मुझे लगता है हर हिंदुस्तानी अगर सोचे, जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं 120 करोड़ हिंदुस्तानी अगर सोचे कि मैं मेरा 1 घंटा देश के लिए दूंगा, तो हमारा देश कहाँ का कहाँ चला जाएगा। हमें किसी बचाने वाले त्राता की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि हिंदुस्तान पोस्ट भी अपना काम करेगा। हमारा काम है आपके पास खबरें देना, सही खबर देना, सही तथ्य आपके सामने रखना। फिर समाज का काम है वो तथ्यों का विश्लेषण करे, तथ्यों के ऊपर क्या कार्रवाई करना हो कार्रवाई करे। एक 2 मिनट लेता हूँ और एक क्षेत्र है जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है, वो है इतिहास। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि वृत्तपत्र ये समाज का आईना होता है, समाज का दर्पण होता है। मुझे लगता है वो अतीत का भी दर्पण होना चाहिए, जो इतिहास में हुआ उसका भी रिफ्लेक्शन आज की घटनाओं में हमने देखना चाहिए, उसका विश्लेषण करना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आपने तो सुना होगा, हिस्ट्री रिपीट्स, इतिहास दोहराता है। 100 साल पहले 1919 में आपने सुना होगा कि स्पेनिश फ्लू की एक महामारी भारत में आई थी। इतनी बड़ी विपदा थी वो, उसमें भारत की लोक संख्या तब करीबन 35 करोड़ थी, 5% लोग मर गए, करीबन 1.25 करोड़ लोग 1918-1919 में इस स्पेनिश फ्लू से मर गए। और आज 100 साल बाद वापस एक महामारी हमारे पास आई है कोविड की। इसका सामना अभी भी कर रहे हैं। ये मास्क तो आप देख रहे हैं, आप सभी भी मास्क लगाए हुए हैं। सिर्फ इतनी बात नहीं है, 1919 में और एक घटना हुई जो बहुत महत्वपूर्ण थी। 1919 में भारत में मुसलमानों की जनसंख्या करीबन 22% थी, आज भी उतनी ही है। 1919 में तब मुसलमानों ने एक बड़ा हिंसक आंदोलन चलाया था जिसका हमारे देश के साथ कोई संबंध नहीं था। यह आंदोलन देश भर चला, हजारों लोग उसमें मारे गए। उसकी सबसे जो बोलते हैं तीव्र घटनाएं हुई केरल में, मोपला राइट्स। 9 लोग मारे गए वहाँ पे। मास रिलीजन ये हो गया, धर्म परिवर्तन हो गया, सामूहिक धर्म परिवर्तन किया गया वहाँ पे। ये 1919 की बात है। ये आंदोलन को कांग्रेस का पूर्ण समर्थन था। जो मोपलाओं ने ये अत्याचार किए उन्हें गांधी जी ने कहा माय ब्रेव मोपला ब्रदर्स। ये सब मैं जो जब बिरला शेठ की बात बताई, ये बात बता रहा हूँ, ये सब आपको कंप्लीट वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी में मिलेगा। तो ये क्यों था, ये क्यों हुआ? तो इसका, इस आंदोलन का नाम था खिलाफत। ये तो नाम सुना होगा आपने, खिलाफत। और खिलाफत का मामला क्या था? तुर्कस्तान की मुस्लिम जनता ने वहां के खलीफा को हटाकर केमाल पाशा को राष्ट्राध्यक्ष बनाया। उन्होंने डेमोक्रेसी, लोकशाही स्थापन की। तो तुर्कस्तान का जो अंदरूनी मामला है, तुर्कस्तान की जनता भी मुस्लिम ही थी, वहां कोई हिंदू नहीं थे उसको हटाने वाले। मगर तुर्कस्तान की मुस्लिम जनता ने खलीफा को हटाया, इसलिए भारत में एक आंदोलन चला, उसमें हिंदू मारे गए, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया गया। ये कांग्रेस के आशीर्वाद से हुआ, गांधी के आशीर्वाद से हुआ। और यही बात मैं कहता हूँ, हिस्ट्री रिपीट्स, यही बात दोहराई गई है 2019 में। एक बड़ा आंदोलन चला, देश भर आंदोलन चला, दिल्ली के दंगे तो आपने सुने होंगे। और यह आंदोलन का विषय था नागरिकता संशोधन कानून। अब ये कानून भारत के किसी मुसलमान को कोई उसको पीड़ा नहीं देता है, उसको कोई तकलीफ नहीं है। ये कानून तो नागरिकता देने का है, किसी की नागरिकता छीनने का नहीं है। मगर फिर भी इस कानून के खिलाफ आंदोलन हुआ और उसे कांग्रेस ने पूर्ण समर्थन दिया। तो देखो, हिस्ट्री रिपीट्स, ये तो बात हम समझ सकते हैं।
मगर मैं चाहता हूँ कि हिस्ट्री रिपीट्स, इतिहास दोहराता है मगर हम गलतियाँ दोहराना जरूरी नहीं है। और अगर हम चाहते हैं कि हम गलतियाँ ना दोहराएं तो इतिहास का जो कुछ अध्ययन हमें करना पड़ेगा, वो काम हिंदुस्तान पोस्ट करेगा। और ये इतना महत्वपूर्ण काम है क्योंकि 1919 का जो खलीफ आंदोलन था उसकी परिणति अंतिमतः 1947 में भारत के विभाजन में हुई। और मैं नहीं चाहता कि 1947 की जो परिस्थिति थी वो वापस हिस्ट्री रिपीट्स के द्वारा 2047 में भारत का और एक विभाजन खड़ा हो। हमें 2047 के लिए आज से तैयार रहना पड़ेगा, हमें आज से लड़ना पड़ेगा। और इसीलिए हमारा देश समर्थ करना, हमारा देश संपन्न करना, ये हमारा काम है। और हर एक आदमी, हर एक नागरिक अपना काम करता रहे, हम भी हमारा काम करेंगे। हमारा काम है तथ्यों को उजागर करना, हमारा काम है झूठे को बेनकाब करना। हिंदुस्तान पोस्ट का एक ही काम है, हिंदुस्तान की बात, हिंद के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सावरकर जी, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए जरूर दिशा सूचक है। दशहरे के दिन हम शस्त्र पूजन करते हैं। डिजिटल मीडिया अपने आप में एक प्रभावी शस्त्र के रूप में साबित हो रहा है। और इसी दशहरे के शुभ अवसर पर हिंदुस्तान पोस्ट इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म का लॉन्च जरूर भारत की रक्षा के लिए एक शस्त्र बनकर खड़ा उतरेगा। अंत में इस अनावरण समारोह के प्रमुख अतिथि सम्माननीय श्री अनिल काकोडकर जी, हिंदुस्तान पोस्ट के मुख्य संपादक सम्माननीय श्री रंजीत सावरकर जी, और इस माध्यम के निर्माण में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में जिन्होंने अपना योगदान दिया है, उन सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज यहाँ पर उपस्थित सभी मान्यवर, दर्शक और ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए सभी दर्शकों का मैं आभार व्यक्त करता हूं और इस कार्यक्रम की समाप्ति करता हूं। धन्यवाद।